Students, myself Dr. Hemant Kumar. Today we are going to start third chapter of the series of Public Administration in India. स्टूडेंट्स, आज हम भारत में लोक प्रशासन सीरीज का तीसरा अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। भारत में लोक प्रशासन सीरीज के सिलेबस और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का यूट्यूब लिंक इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर ऑफ दिस सीरीज इज कॉल्ड सिविल सर्विसेज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, सिविल सेवा और संवैधानिक संरचना। इस अध्याय में हम यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के संगठनात्मक और संवैधानिक संरचना का अध्ययन करेंगे। हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी एस्टेब्लिशमेंट, यूपीएससी की स्थापना के इतिहास के बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के संवैधानिक ढांचे का अध्ययन करेंगे। ऑल इंडिया सिविल सर्विस, अखिल भारतीय नागरिक सेवाओं का अध्ययन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ सिविल सर्विसेज, नागरिक सेवाओं के संवैधानिक ढांचे का अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, यूपीएससी संगठनात्मक और संवैधानिक संरचना। So students, the Union Public Service Commission is India's premier central recruitment agency for the recruitment of all Group A officers under the Government of India. It is also required to be consulted by the government in matters relating to appointment, transfer, promotion and disciplinary matters. The commission reports directly to the President and can advise the government through him or to such advice is not binding on the government. Being a constitutional authority, UPSC is amongst the few institutions which function with both autonomy and freedom, along with the country's higher judiciary and the election commission. So students, यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, वह एक प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है, भर्ती एजेंसी है भारत सरकार के अधीन, जो सभी ग्रुप अधिकारियों की भर्ती करती है। मीन्स संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार के अधीन सभी ग्रुप अधिकारियों की भर्ती के लिए भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित मामलों में भी सरकार द्वारा परामर्श किया जाना आवश्यक है। मीन्स यहाँ पे ये कहा गया है कि यूपीएससी जो है वो एक परामर्शदात्री संस्था भी है और सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन और डिसिप्लिनरी मैटर्स से संबंधित मामलों में यूपीएससी से परामर्श करे। यूपीएससी सीधे राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देते हैं और राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार को एडवाइस देते हैं। हालांकि यूपीएससी के द्वारा दी गई एडवाइस सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा एक संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते यूपीएससी कुछ संस्थानों में से एक है जो देश की उच्च न्यायपालिका और चुनाव आयोग के साथ साथ स्वायत्तता और स्वतंत्रता दोनों के साथ काम करते हैं। मीन्स यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्राधिकरण है और यूपीएससी ऐसा संस्थान है जो ऑटोनॉमी और फ्रीडम दोनों के साथ काम करता है। हमारे देश में न्यायपालिका और चुनाव आयोग भी इसी श्रेणी में आते हैं। The commission is headquartered at Dorpur House in New Delhi. Dr. Manoj Soni has been the chairman of UPSC since 5th April 2022. यूपीएससी का मुख्यालय धौलपुर हाउस नई दिल्ली में है और डॉक्टर मनोज सोनी 5 अप्रैल 2022 से यूपीएससी के अध्यक्ष से चेयरमैन है। सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी एस्टेब्लिशमेंट, यूपीएससी की स्थापना का इतिहास।
स्टूडेंट्स, आप सभी को याद होगा कि भारत में लोक प्रशासन सीरीज के दूसरे अध्याय स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज कॉलोनियल लीगेसी के अंतर्गत मैंने आप सभी को री कमीशन के बारे में बताया था। So Lee Commission submitted its report in 1924 and recommended setting up of a public service commission. The Lee Commission proposed that 40% of future entrants should be British, 40% Indians directly recruited and 20% Indians promoted from the provincial services. So री आयोग ने 1924 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की। री आयोग ने यह भी प्रस्तावित किया कि भविष्य में आने वाले 40% ब्रिटिश होने चाहिए, 40% भारतीयों को सीधे भर्ती किया जाना चाहिए और 20% भारतीयों को प्रांतीय सेवाओं से प्रमोट किया जाना चाहिए। This led to the establishment of the first Public Service Commission on 1st October 1926 under the chairmanship of Sir Ross Barker. So स्टूडेंट्स, इसी के फलस्वरूप री कमीशन की सिफारिश के फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। It was later reconstituted as Federal Public Service Commission by the Government of India Act 1935. इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। It was again renamed as Union Public Service Commission after independence. स्वतंत्रता के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का पुनः नाम चेंज करके संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। मीन्स स्टार्टिंग में जब पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया उस समय 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को पब्लिक सर्विस कमीशन बना। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। फिर आज़ादी के बाद इसका नाम अगेन चेंज करके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। It was given constitutional status under the Constitution of India on 26 जनवरी 1950। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया और 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान जो है वह इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का संवैधानिक ढांचा। सो स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत इस पार्ट में हम भारतीय संविधान के भाग 14 में यूपीएससी के संबंध में वर्णित अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 315 टू 323 ऑफ पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन titled Services under the Union and the States provide for a public service commission for the Union and for each state। संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 में बेसिकली भारतीय संविधान का भाग 14 का जो टाइटल है वो है संघ और राज्यों के तहत सेवाएं। सो इस भाग के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत प्रत्येक राज्य और संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग का निर्माण करने की बात की गई। सो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। सो अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात कही गई है, लोक सेवा आयोग की बात कही गई है। आर्टिकल 316, आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। सो अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यालय की अवधि की बात कही गई है। मीन्स जो यूपीएससी है उसके सदस्यों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट और इनके टर्म ऑफ द ऑफिस की बात की गई है, इनके कि भाई इनकी समय अवधि कितनी रहेगी, कितने समय तक ये काम करेंगे।
The chairman and the other members of the Union Public Service Commission shall be appointed by the President. In case the office of the chairman becomes vacant, his duties shall be performed by one of the other member of the Constitution as the President may appoint for the purpose. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो उनके कर्तव्यों का पालन आयोग के अन्य सदस्यों में से एक के द्वारा किया जाएगा। A member of a Union Public Service Commission shall hold office for a term of 6 years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier. मीन्स यहाँ पे ये कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य अपने या फिर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 6 साल की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी इनमें से पहले हो अपने पद धारण करेंगे, मीन्स अपने पद पर आसीन रहेंगे। आर्टिकल 317, आर्टिकल 317, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबित करने की बात की गई है। The chairman or any other member of a public service commission shall only be removed from their office by order of the president on the ground of misbehavior. The president may suspend the chairman or other members of the commission until the report of the Supreme Court is received. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को सिर्फ दुर्व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से उनके पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को निलंबित भी कर सकते हैं। आर्टिकल 318, पावर टू मेक रेजुलेशंस एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। अनुच्छेद 318 में आयोग के यूपीएससी के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के अनुसार विनियम बनाने की शक्ति की बात कही गई है। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस और टू कंडीशंस ऑफ सर्विस कैन नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। राष्ट्रपति को आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार है। हालांकि उनकी नियुक्ति के बाद सेवा की शर्तों में उनके लिए अलाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यह समझाने की प्रयास किया गया है कि यदि किसी भी मेंबर को यूपीएससी का किसी भी मेंबर को अपॉइंट किया जाता है तो उसके बाद जिस समय उसको अपॉइंट किया गया है उस समय उसको जो लाभ मिल रहा है उस मेंबर को, यदि उसके लाभों को कम किया जाए तो यह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कोई भी अलाभकारी बदलाव नहीं किया जाएगा सेवा की शर्तों में नियुक्ति के बाद। एक बार नियुक्ति हो गई तो जिस कंडीशन में नियुक्ति की गई है उसी कंडीशंस में वह अपने जो भी उनका समय है, वर्किंग समय है, जो भी उनका जितने भी समय तक उनको ऑफिस में रहना है, ऑफिस टाइम है, उतने समय तक वह रह सकते हैं अपने पद पर उन्हीं सेवा शर्तों के आधार पर। आर्टिकल 319, prohibition as to the holding of offices by members of a commission on ceasing to be such members। किसी आयोग के सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर रोक लगाता है यह आर्टिकल। A person who holds office as chairman shall on the expiration of his term of office be ineligible for reappointment to that office, but a member other than the chairman of the UPSC Union Public Service Commission shall be eligible for appointment as the chairman of the Union Public Service Commission or as the chairman of a state public service commission, but not for any other employment either under the government of India or under the government of a state।
Also, a chairman of a state public service commission shall be eligible for appointment as the chairman or any other member of the union public service commission. सो स्टूडेंट्स, इसमें यह कहा गया है कि एक व्यक्ति जो अध्यक्ष के रूप में पद धारण करता है, उसकी पदावधि की समाप्ति पर उस कार्यालय में पुनः नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। मीन्स यदि किसी एक व्यक्ति ने यूपीएससी के चेयरमैन पद पर काम कर लिया है तो वह दोबारा से चेयरमैन पद का धारण नहीं कर सकता, वह दोबारा से चेयरमैन नहीं बन सकता है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कोई सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखने की है कि अध्यक्ष के अलावा यूपीएससी के जो दूसरे मेंबर्स होंगे वह मेंबर्स एलिजिबल है किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए, हालांकि सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार के लिए नहीं, भारत या किसी राज्य सरकार के अधीन। यहाँ पे ये भी ध्यान रखने के लिए आवश्यक है कि जो अन्य मेंबर है वह राज्य सरकार या से केंद्र सरकार के किसी भी पद पर काबिज नहीं होंगे, वह किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा उनको, सिवाय राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, मैं आपको 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला है कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वह अगेन अपने पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है और ना ही वह भारत या किसी राज्य के अधीन, किसी भी राज्य सरकार के अधीन, संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि अध्यक्ष के अलावा जो यूपीएससी के दूसरे मेंबर है वह एलिजिबल है कि वह राज्य लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकें, कि वह उनके अध्यक्ष के रूप में काम कर सके, उनकी नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की जा सके। हालांकि उनकी नियुक्ति सिर्फ अध्यक्ष के रूप में की जाएगी और वह लोग भी संघ या राज्य सरकार के अन्य किसी पद पर आसीन नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर किसी अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए एलिजिबल होगा। आर्टिकल 320 फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। सो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 320 अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के फंक्शंस की बात की गई है कि कौन कौन सा काम लोक सेवा आयोग को करना है। It shall be the duty of the Union Public Commission to conduct examination for appointments to the services of the Union. So यहाँ पे ये कहा गया है कि संघ की सेवाओं के लिए नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करना संघ लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है। आर्टिकल 321 पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति का बात करता है। आर्टिकल 322 एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय की बात की गई है। मीन्स जो लोक सेवा आयोग जो काम करता है उस पर जो खर्चा होता है उसकी बात की गई है। द एक्सपेंसेस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंक्लूडिंग एनी सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस payable to or in respect of the members or staff of the commission shall be charged to the consolidated fund of India। मीन्स संघ लोक सेवा आयोग के व्यय आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों को या उनके संबंध में देय किसी भी वेतन, भत्ते, पेंशन सहित जो भी कुछ है भारत की संचित निधि से वसूल किए जाएगी, भारत की संचित निधि से वसूल किए जाएंगे। आर्टिकल 323 रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट की बात करता है। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन कमीशन टू एनुअली प्रेजेंट अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन द वर्क डन बाय द कमीशन। मीन्स संघ लोक सेवा आयोग का ये कर्तव्य है कि वह अपने द्वारा किए गए कामों की जो सूची है या फिर पूरे वर्ष में उन्होंने जो काम किया है उसकी जो रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करें। द नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज established at Mussoorie in Uttarakhand by abolishing
the Training School, Delhi and the Staff College at Simla. Since 2nd October 1972, which is known as Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, which is also the main training institute of all India services and central services. So स्टूडेंट्स प्रेसिशन स्कूल दिल्ली और शिमला में स्टाफ कॉलेज को समाप्त करके उत्तराखंड के मसूरी में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की स्थापना की गई। 2 अक्टूबर 1972 से इसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के नाम से जाना जाता है और यह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं का मुख्य प्रशिक्षण संस्थान है। सो स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, all India services are common to both central and state government, and at present time all India services are categorized into 3 levels. So students, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए सामान्य है और वर्तमान समय में अखिल भारतीय सेवाओं को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा। सेकंड, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। थर्ड, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ सिविल सर्विस, नागरिक सेवाओं का संवैधानिक ढांचा, सिविल सेवाओं का संवैधानिक ढांचा। इसके अंतर्गत विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में बात की गई है कि कौन कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद सिविल सर्विस की बात करते हैं। सो आर्टिकल 309 इज actually empowers the parliament and regulate and recruit the service condition of person which is appointed to central services and for the post। अनुच्छेद 309 वास्तव में संसद को केंद्रीय सेवाओं और पद के लिए नियुक्त व्यक्ति की सेवा शर्तों को विनियमित करने और भर्ती करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 302 जो है वह संसद को एम्पावर करता है, अधिकार दे रहा है कि वह केंद्रीय सेवाओं और पद के लिए नियुक्त व्यक्ति की सेवा शर्तों को विनियमित करे और उनकी भर्ती करे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 310 that member of all India services and central services post hold their offices during pressure of the President of India। अनुच्छेद 310 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। मीन्स जो राष्ट्रपति है भारत के, उन्हीं के प्रेशर पर, उन्हीं की इच्छा पर भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के सदस्य अपने पद पर रह सकते हैं। इन आर्टिकल 311 no member of central government and all India services shall be dismissed or to be removed by an authority subordinate। 311 अनुच्छेद 311 में केंद्र सरकार और अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी सदस्य को अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 of the Constitution of India, the Parliament of India create new All India services because of a resolution passed by राज्य सभा to the effect। भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार भारत की संसद राज्य सभा की अनुशंसा पर नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। मीन्स अनुच्छेद 312 राज्य सभा को यह अधिकार देता है कि वह नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करने की पावर संसद को दे, लोकसभा को दे बेसिकली। ये जो क्वेश्चन है 312 से रिलेटेड कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जाम्स में और एनटीए नेट के एग्जाम में, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें भी ये अनुच्छेद पूछे जाते हैं। आर्टिकल 323 इन विच अलाउस दी Parliament to provide for a setting up of an administrative tribunal for the adjudication of trial of disputes and complaints regarding recruitment and service condition of a person appointed to central services and post in
इंडियन सर्विसेज। अनुच्छेद 323 संसद को केंद्रीय सेवाओं और भारतीय सेवाओं में पद पर नियुक्त व्यक्ति की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के मुकदमे के निर्णय के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए प्रदान करने की अनुमति देता है। मीन्स आर्टिकल 323 के तहत एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना करने की बात की गई है, एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की बात की गई है, ताकि जो भी रिक्रूटमेंट की जा रही है या फिर जो भी सर्विस कंडीशन है उनके ऊपर कोई कंप्लेंट आती है या कोई वाद विवाद होता है, कोई शिकायत आती है, तो उसके संबंधित मुकदमे का निर्णय इजीली लिया जा सके। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 335, it claimed that the SC/ST citizen of India shall be taken into consideration making appointment to the central services and post। अनुच्छेद 335 के अनुसार भारत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को केंद्रीय सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने पर विचार किया जाएगा। अनुच्छेद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 320, UPSC Union Public Service Commission is among required to be consulted on all matters which are relating to the recruitment in civil services and post in India। सो स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 320 के अनुसार UPSC संघ लोक सेवा आयोग उन सभी मामलों पर परामर्श करने के लिए आवश्यक है जो भारत में सिविल सेवा और पदों पर भर्ती से संबंधित हो। द रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विस मेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स: डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एग्जामिनेशन, प्रमोशन, ट्रांसफर। सो स्टूडेंट, सिविल सेवाओं में भर्ती बेसिकली 3 तरीके से की जाती है। पहला परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती, दूसरा पदोन्नति और तीसरा है स्थानांतरण। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एग्जामिनेशन, परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती। द UPSC इज अ नेशन वाइड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस सिविल सर्विसेज। एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन 3 phases: प्री एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन एंड एट द लास्ट the personality test। The present scheme of all India service examination is laid down by Kothari Commission and Satish Chandra Committee। So students, UPSC विभिन्न सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए भारत में एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करता है। परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा और एंड में होता है जो इसकी तीसरी परीक्षा है वह है व्यक्तित्व परीक्षण। अखिल भारतीय सेवा परीक्षा की वर्तमान योजना कोठारी समिति और सतीश चंद्रा समिति द्वारा निर्धारित की गई है। दूसरा है प्रमोशन, पदोन्नति। द वर्ड प्रमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोमवियर which is a Latin word and it means to move forward। According to William G. Thorpe, promotion refers to the movement of an employee from one position to another position, having a higher grade and salary। However, there are some elements of promotion and it changes responsibilities, duties, salary, title और position। Means प्रमोशन जो है स्टूडेंट्स, प्रमोशन शब्द प्रोमोवर से लिया गया है और प्रोमोवर एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। और विलियम जी टॉर्पे के अनुसार पदोन्नति एक कर्मचारी के एक पद से दूसरे पद पर उच्च ग्रेड और वेतन में वृद्धि को संदर्भित करता है। मीन्स जो प्रमोशन शब्द है या जो पदोन्नति है वह एक कर्मचारी जब ये अपने पद से उच्च ग्रेड और वेतन के साथ दूसरे पद पर जाता है तब वो दिखाता है प्रमोशन को, वो संदर्भित करता है पदोन्नति को। हालांकि पदोन्नति के कुछ तत्व है और यह बदलते रहते हैं, लाइक जिम्मेदारियां, कर्तव्य, वेतन, शीर्षक और स्थिति। देयर आर टाइप्स ऑफ प्रमोशन विच आर फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली पदोन्नति के कुछ प्रकार बताए गए हैं। फर्स्ट वन, फ्रॉम लोअर सर्विस टू हायर सर्विस। मीन्स इसको आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं, फ्रॉम स्टेट सिविल सर्विस टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। निम्न सेवा से उच्च सेवा तक। उदाहरण के लिए कोई एक अधिकारी है जो राज्य सिविल सेवा में काम कर रहा है, वह वहाँ से प्रमोट होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चला जाए, ये होता है निम्न सेवा से उच्च सेवा तक। सेकंड, फ्रॉम लोअर ग्रेड टू हायर ग्रेड, फ्रॉम जूनियर टाइपिस्ट टू अ सीनियर टाइपिस्ट। मीन्स निचली ग्रेड से उच्च ग्रेड तक, जूनियर टाइपिस्ट से सीनियर टाइपिस्ट, ये हम कह सकते हैं।
ठीक है, एक जूनियर टाइपिस्ट है, उससे ऊपर है सीनियर टाइपिस्ट, सो ग्रेड जो है वो ऊंची हो गई। तीसरा है लोअर क्लास टू हायर क्लास, इट्स फ्रॉम क्लरिकल एंड टू एजुकेटिव क्लास। सो बेसिकली जो निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जाना, दो कार्यकारी वर्ग से संबंधित है, ये बेसिकली रिपीकीय है। ओके, these promotions are based on three principles of promotion, which seniority cum merit. Also, there are few terms which are usually using in promotion. So students basically जो पदोन्नति है उसके तीन सिद्धांतों पर आधारित है पदोन्नति के, ठीक। उसमें आता है वरिष्ठता सीनियोरिटी, योग्यता मेरिट, एंड योग्यता के साथ वरिष्ठता सीनियोरिटी कम मेरिट। इसके अलावा कुछ शब्द है जो आमतौर पर पदोन्नति में के लिए उपयोग किए जाते हैं, लाइक ट्रांसफर, इट मीन्स द चेंज ऑफ वर्क विद इन द सेम पोजिशन एंड ग्रेड। स्थानांतरण का मतलब है कि समान पद और ग्रेड के अंतर्गत कार्य का परिवर्तन। रीअसाइनमेंट, when change of work in the same agency with no change in rank, means पुनः समुदेशन, जब एक ही एजेंसी में कार्य का परिवर्तन हो और रैंक में कोई परिवर्तन ना हो। एडवांसमेंट, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन पे। एडवांसमेंट बेसिकली जो सैलरी है, इनकम है, उसमें वृद्धि को दर्शाता है कि उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, वो होता है एडवांसमेंट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑर्गेनाइजेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, मींस यूपीएससी का संगठनात्मक और संवैधानिक संरचना का अध्ययन किया। यूपीएससी की स्थापना के संबंधित हमने बात की कि किस तरीके से यूपीएससी की स्थापना हुई। 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में हुई थी, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम रख दिया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और जिस रूप में आज हम पब्लिक सर्विस कमीशन को देखते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को देखते हैं, ये आज़ादी के बाद हुआ। इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली यूपीएससी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करी, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 14 के जो अनुच्छेद है उनमें 14 का अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में जो बात कही गई है यूपीएससी के बारे में, उसका अध्ययन करा। उसके बाद हमने ऑल इंडिया सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की। देन हम लोगों ने सिविल सर्विस के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज। नागरिक सेवाओं के संवैधानिक संरचना की बात की, उसमें भी विभिन्न आर्टिकल्स के द्वारा मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से आर्टिकल्स में सिविल सर्विस की बात कही गई है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे ही ख़त्म होती है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल HK अकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।